हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चल रहे थे और हाफ हो चुके थे, हाफ रहते हैं, हाफ हम इस वीडियो में करेंगे, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो से आप क्या समझते हैं। नाटो के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखने हैं और किस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। तो ये सेम क्वेश्चन से ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब कि नाटो जो है वो विश्व का एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन है। तो नाटो मतलब कि किसके लिए ये सैनिक संगठन है, जिसका निर्माण 1949 में शीत युद्ध के दौरान किया गया था। नाटो के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा और पश्चिमी जर्मनी जैसे देश जो हैं वो शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पश्चिमी यूरोप में, मतलब कि पश्चिमी यूरोप, ये वर्ल्ड है हमारा, यहाँ पे यूरोप है और इसका यूरोप का जो पश्चिमी भाग है इसको बोलेंगे, में सोवियत संघ, यहाँ पे सोवियत संघ जो है वो अपना विस्तार कर रहा था, उसको रोकना था। परंतु वर्तमान समय में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस भी इस संगठन का सदस्य था, मतलब कि इसमें रूस भी काउंट होगा। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी और रूस, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने हथियारों की होड़ पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन कौन से समझौते, क्योंकि दोनों को डर था कि जिसने भी परमाणु शक्ति का यूज किया तो जिस पे भी यूज हुआ वो देश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही इस चीज के खिलाफ थे कि हम परमाणु शक्ति के का यूज नहीं करेंगे। तो इन्होंने समझौते किए थे, 2 समझौते हुए थे। एक तो था आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, मतलब कि किसी भी तरह का परीक्षण ना किया जाए, ठीक है ना, टेस्ट ना करके देखा जाए। दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना, मतलब कि उसको किसी तरह से प्रसारित ना किया जाए, उसका और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए उसको। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता की नीति भारत के लिए अपने हित साधनों की दृष्टि से कैसे सहायक रही, क्योंकि भारत ने तो ये कह दिया था मैं किसी भी गुट निरपेक्ष किसी भी गुट का सदस्य नहीं रहूंगा, लेकिन मैं किसी से नाता भी नहीं तोड़ूंगा, सभी के टच में रहूंगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब था उसका, तो गुट निरपेक्षता की नीति से भारत अपने हितों को साधने में सफल रहा, क्योंकि वह दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति उसने बनाई थी। इसी नीति के कारण भारत के विकास में दोनों गुटों ने सहायता। अब किसी एक में हो जाता तो दूसरा उसका दुश्मन हो जाता, तो इसने तो दोनों से ही मना कर दिया कि मैं तो किसी ग्रुप में भी नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद है वर्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। वर्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में बनाया गया क्षेत्रीय सैनिक संगठन था। इस संगठन में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया, ये सभी देश इसके अंदर शामिल थे, ठीक है ना। और सोवियत संघ के इस संगठन को सर्वे सर्वा था, ये भी सबसे बड़ा संगठन जो है वो माना गया था। और फरवरी 1991 के अंदर वर्सा पैक्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके बाद कह रहा है शीत युद्ध के उदाहरण सहित 2 आंकड़ों का वर्णन करो। एक तो अफगानिस्तान था इसमें, तो शीत युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो था वो अफगानिस्तान रहा है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो है वो संयुक्त राष्ट्र रहा है। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में पहचाने जाने वाले किन्हीं 2 विदेशी नेताओं के नाम बताने हैं और उनके देश भी बताने हैं। तो एक था जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि युगोस्लाविया से थे, और दूसरा था गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र से थे। नेक्स्ट है पश्चिमी गुट द्वारा बनाए गए सैनिक जो गठबंधन थे उनके नाम बताने हैं। एक तो नाटो बना था, एक सीटो और एक सेंटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा स्वतंत्र देशों के लिए दिए गए प्रमुख योगदान क्या हैं। तो एक तो ये था कि शीत युद्ध जो है वो अलग से रखा जाए, इस तरह से नव स्वतंत्रता प्राप्त देशों को विकास जो है वो दोनों देश जो है विकास करने में हेल्प कर सकेंगे और तनाव जो था वो खत्म हो जाएगा। अब फिर वही दोबारा से क्वेश्चन आ गया, गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। किसी भी गुट में शामिल ना होना उसको हम गुट निरपेक्ष कहेंगे।
ठीक है ना, अपने देश की नीति का निर्माण जो है वो स्वतंत्र होकर करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं करेगा। इसी को हम गुटनिरपेक्षता कहेंगे। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के किन्हीं दो प्रमुख सैन्य जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? तो दोनों पक्षों में सैनिक गठबंधन बनाए गए थे और सैनिक हस्तक्षेप जो है वो दोनों गुटों में, अन्य देशों में किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शीत युद्ध के विभिन्न दायरे दोनों गुटों में भयानक युद्ध के कारण क्यों नहीं बने? क्योंकि दोनों गुटों के पास क्या था? परमाणु हथियार थे। अगर ये एक दूसरे के खिलाफ जाते तो क्या था? नुकसान हो सकता था अगर ये परमाणु हथियारों का यूज करेंगे। तो दोनों गुटों को पता था परमाणु युद्ध के दौरान दोनों ही का ही वो उसके ऊपर डाल देगा, वो उसके ऊपर डाल देगा, और इससे महाविनाश, मतलब कि अपना उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने यूज नहीं किया। किसी एक उदाहरण घटना का वर्णन करें जिससे यह पता चल सके कि दोनों महाशक्तियों में विचारधारा को छोड़कर शीत युद्ध केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन बन गया था। ठीक है ना, विचारधारा पे झगड़ा नहीं था, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ जो है वो लगी हुई थी। साम्यवादी चीन से वो मित्रता बढ़ाना चाहते थे। यह पहला अवसर था जब अमेरिका ने सोवियत संघ की शक्ति को कम करने के लिए विरोधी विचारधारा के देश का समर्थन भी कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है? मतलब कि आज हम यहाँ कल कहीं और। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए कहा क्योंकि भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए, मतलब कि उसके ऊपर किसी तरह से कंट्रोल ना रहे किसी और का, इसीलिए उन्होंने ये बात जो है वो कही थी। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करते रहें, अपनी तैयारी रखें। थैंक यू सो मच।